हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, अभी तक हमने बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड फिजिक्स के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अलावा घटना चक्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज किया है वाया एमसीक्यूज। आज हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में केमिस्ट्री को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको उम्मीद कर रही हूं कि आपका रिवीजन हो चुका होगा। बस ये फाइनल शॉट है, अब ये केमिस्ट्री के लिए फाइनल शॉट है। मैं इसमें मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स के बीच का मतलब टाइम स्लॉट दूंगी, जिसमें आपको जो आंसर्स हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? क्योंकि आपका रिवीजन हो चुका होगा, आप पढ़ चुके होंगे। बस एक ये फाइनल शॉट है कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते ही अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको आंसर तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और इसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। Who is regarded as the father of modern chemistry? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेवोजियर, सीवी रमन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मींस लेवोजियर को कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है? ये याद रखिएगा। देखिए, he is best known for role of oxygen in combustion। जो कंबशन होता है उसमें जो ऑक्सीजन रोल अपना प्ले करता है, उसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। दैट्स व्हाई ही इज बेस्ट नोन फॉर दिस, ठीक है? A single type of atom is found in compounds of minerals, mixture of minerals, native elements, none of the above। और आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। जिस तरह अगर आपको कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब की डेफिनेशन पता है, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस नेटिव एलिमेंट्स, ठीक है? जो कंपाउंड्स हैं वो भी 2 एटम से बनता है। मिक्सचर तो आपको समझ में ही आ जा रहा है कि मोर देन 2, ऐसे। नेटिव मतलब सिंगल, सिंगल जो होता है एटम, उसको नेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? Which of the following elements does not contain neutrons? Oxygen, nitrogen, hydrogen, copper, none of the above, more than one of the above। और आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जो है करिए कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इनफैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट। ओके, हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नेगेटिव चार्ज? एक्स-रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। तो आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है दोस्तों। अभी हमने हाइड्रोजन का देखा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है? आपको पता होगा अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। तो जो बीटा होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। Isotope is that nuclei of atomic nucleus in which number of neutrons is same but number of proton is different,
number of protons is same but number of neutrons is different, number of both protons and neutrons same, number of both protons and neutrons are different. तो चलिए आपको मैं ये 10 सेकंड देती हूँ, क्योंकि कभी कभी इतने बड़े ऑप्शंस पढ़ने में भी टाइम चला जाता है ना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने आंसर इसका मार्क कर लिया होगा। देखो कुछ बच्चों, ये जो आइसोटोप है ना, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आइसोबार हो गया प्रेशर एरिया, आइसोथर्म हो जाता है टेम्परेचर एरिया, जो लाइन सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को कनेक्ट करती है उसको आइसोथर्म कहते हैं। इसी तरह प्रेशर वाले एरिया को जो कनेक्ट करती है उसको आइसोबार कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी एनवायरमेंट में बहुत पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आइसोटोप पूछा जाता है, आइसोमर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसो मीन्स सिमिलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं, सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 10, ठीक है, इनका नंबर सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह आपको पता है ये एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो सपोज ये दो एटम है, इन दोनों का जो प्रोटॉन है वो नंबर तो सेम है, सपोज ये 10 है, ये भी 10 है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है सपोज वो यहाँ पे 8 है और ये यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 6 है। तो आप देखो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो गया। तो सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर इज नोन एज आइसोटोप। ठीक है। An example of physical change: blackening of silverware, burning of candle, making of curd from milk, dissolving of sugar in water। और आपका 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। सी ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार ये पूछा जा चुका है फिजिकल चेंज से रिलेटेड। ठीक है, डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में, जिस तरह की राजस्थान में भी पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और एमपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इनफैक्ट बीपीएससी में ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिजिकल चेंज मीन्स जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। Pasteurization is a process by which milk is preserved at a very low temperature for 24 hours. Milk is heated for 8 hours. First, milk is heated up to a longer time and then cooled suddenly within specified time, या फिर none of these। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखो ये पहले तो आप टाइम ले लो 5 सेकेंड्स का, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो पास्चराइजेशन है ना, ये प्रोसेस है, इसको किसने दिया था, लुई पास्चर। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस प्रोसेस को कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से इस प्रोसेस का नाम ही पड़ गया पास्चराइजेशन। और ये है क्या, इसका मतलब है कि फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम, मतलब जो मिल्क है, ठीक है, उसको एक लंबे पीरियड तक बहुत ही गर्म किया जाता है, बहुत गर्म। ठीक है, मतलब हाई डिग्री पे इसको गर्म किया जाता है, फिर उसको अचानक से फिर ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम तक, फिर इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो सारी मर जाती हैं। ठीक है, हीटिंग करने से जो बैक्टीरियाज होती हैं वो मर जाती हैं, और इस प्रोसेस को ही हम पास्चराइजेशन कहते हैं। जिस तरह से अगर आप पैकेट वाला मिल्क देखे होंगे अमूल का या मदर डेयरी का, टोन्ड वाला स्पेशली, ठीक है, तो उसमें होता है पास्चराइज्ड मिल्क, है ना, उस पर लिखा होता है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं ना वो ज्यादा हम कैप्चर करते हैं बजाय किताबी चीजों के। हम चाहे जितना भी बुक में पढ़ लें, हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं याद रख पाते, भूल जाते हैं। लेकिन जब सामने कोई चीज हम देखते हैं रियलिटी में, तो हमारे माइंड में वो एक अलग ही इमेज बनाई रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ही बोल रही हूँ कि अगर पैकेट पे आपने नहीं देखा है तो आप अब गौर करिएगा, उस पे लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं बेसिक एंड एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मीन्स
जो ऑक्साइड्स होते हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के, आपको पता है कि ग्रुप्स होते हैं, जिसने भी ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बचपन में, अगर नहीं भी पढ़ाया और जो आर्ट्स साइड के हैं या फिर कॉमर्स साइड के हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि एक पीरियोडिक टेबल होता है ना, मतलब केमिस्ट्री का, और उसमें ग्रुप्स होते हैं। तो जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 होते हैं उसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को पसेस करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। देखिए कहाँ पे सॉइल लेयर की बात हो रही है कि कौन सा एलिमेंट सॉइल लेयर में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंगनीज, सिलिकॉन। सी ये जो क्वेश्चन है ना ये केमिस्ट्री का तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी डील करेगा प्लस एनवायरमेंट से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 3 सब्जेक्ट से आप देखो तो डील कर रहा है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब सॉइल लेयर में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन ए मार्क किया होगा वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम कि उनका आंसर सही हो गया है। और अगर जिसका गलत हुआ है तो इसमें कोई भी मतलब डिप्रेस होने की बात नहीं, हताश होने की बात नहीं है, होता रहता है यार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a type of element? Metals, non-metals, gases, metalloids, none of the above, more than one of the above. और आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर बताओ, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे ना उतना आपको तो अच्छा लगेगा ही, याद भी होगा, मतलब मॉरल भी बूस्टअप होगा। बट यहाँ पे मेरा भी तो मॉरल बूस्टअप होगा यार, कि मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो और पढ़ाने का मन होगा और अच्छे से पढ़ाने का मन होगा, समझा करो, है ना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, गैसेस में किसी भी टाइप के एलिमेंट नहीं होते हैं। ओके, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, या फिर सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर पोटेशियम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपने देख ही लिया होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। ठीक है, ये जो साइन होता है दैट मीन्स कि बड़ा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, पोटेशियम, फिर उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, और लास्ट में होता है आयरन। मतलब सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन होगा सही पोटेशियम। और अगर इस क्वेश्चन में होता कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल पूछता, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है, अगर ये लीस्ट रिएक्टिव पूछता और ऑप्शन यही होता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता आयरन। ठीक है, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। इसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप, मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर है डायमंड। हर जगह हमने सुना है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, है ना। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम बीच में रुक के पॉज ज्यादा लें, है ना, क्योंकि अब एग्जाम ही तो है, एक दिन बाद जाना है। एक मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तो मतलब मुझे लगता है शाम में आपको रिलैक्स करने की जरूरत है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसको आपका माइंड रिटेन कर सके, है ना। तो इतना टाइम तो है नहीं, बस एक रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन है, ताकि आप देखते जाएं और आपके सामने ऑप्शंस आते जाएं और आपको याद आता जाए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। आपके ऑप्शंस हैं कार्बोरंडम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, या फिर ऑप्शन डी निक्रोम। तो आपने यहाँ पे डिटेल जो मैंने दी हुई उसको देख के आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा निक्रोम। ठीक है, ये हार्ड भी होता है और डक्टाइल भी होता है, हार्ड प्लस डक्टाइल दोनों प्रॉपर्टी ये पोसेस करता है। कौन? निक्रोम। ठीक है, और निक्रोम क्या होता है? इट इज एन एलॉय ऑफ निकल क्रोमियम। देखो, निक्रोम मीन्स निकल, Ni फॉर निकल, क्रोम मीन्स क्रोमियम। ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, एंड ऑफन आयरन
एंड और अदर एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब कि निक्रोम में निकल एंड क्रोमियम तो होते ही हैं, उसके अलावा कभी इसमें आयरन भी पाया जाता है या फिर कोई और सब्सटेंसेस भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों फिक्स्ड हैं। इन दोनों के अलावा जो तीसरा एलिमेंट होता है वो आयरन भी हो सकता है और कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। इसको हम निक्रोम कहते हैं। ये एक एलॉय है। Heaviest metal of the following is made of option A copper, option B uranium, option C aluminium, option D silver। तो आपका 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। हैवीएस्ट मेटल की बात हो रही है। आई होप लोगों ने अपने आंसर्स मार्क कर दिए होंगे, गलत हो या सही हो करना चाहिए बस। रिजल्ट की कोई वो नहीं रहता है कि क्या रिजल्ट है, मतलब मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करो तो इनिशिएट तो करो ना कोई काम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज असेस्ड इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में किस मेटल को असेस किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी क्रोमियम या फिर ऑप्शन डी जिंक। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। किसी किसी ने तो ये क्वेश्चन जैसे देखा होगा और ऑप्शन देखते ही 1 सेकंड में आंसर मार्क कर दिया होगा अपना दिमाग में ही से, लेकिन बोल दिया होगा कि यार इसका यही करेक्ट है ना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर लिक्विड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, गैसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है, आपने यहाँ पे आंसर देखा, ये गलती से यहाँ पे ही रह गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेक्ट फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ये है। ठीक है, CaSO4.12H2O। क्या है? CaSO4.12H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 बार तो इसमें बीपीएससी में ही आया है, उसके अलावा अदर स्टेट सर्विसेज में ये कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको रट लो इनफैक्ट, कि कैल्शियम सल्फेट या फिर CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डॉक्टर्स, artists and sculptors use calcium sulfate, which is popularly known as quicklime, limestone, bleaching powder, plaster of Paris। तो यहाँ पे बात हो रही कैल्शियम सल्फेट की। देखो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे देखा, यही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। Permanent hardness of water is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium, calcium bicarbonate sulfates, magnesium bicarbonate या फिर chlorides of silver and potassium। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप मार्क करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। जितना याद लिखोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हो जाएगा, लेकिन करो तो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मींस क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 4, 7, 12, 18। pH वैल्यू पूछी जा रही है वाटर की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मींस ये न्यूट्रल होता है। 7 मींस न्यूट्रल। ठीक है, लेस देन 7 अगर आ रहा है, लेस देन 7 है तो ये एसिडिक होता है, मतलब काफी ज्यादा, और अगर मोर देन 7 है तो ये बेसिक हो जाता है।
ठीक है, अगर पीएच वैल्यू हमारी सपोज 6 है, डेट मीन्स कि वो एसिडिक है। अगर पीएच वैल्यू हमारी 8 है, डेट मीन्स कि वो बेसिक है। ठीक है। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेन वाटर। ठीक है, ये हम हमेशा से सुनते हैं कि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे साफ होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर को, यानी बारिश के पानी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी से रिलेटेड कि द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी गैस जो है वो वनस्पति घी को बनाने में यूज की जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। ओके, ऑयल से घी बनाया जाता है वनस्पति का, हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। Which gas is mixed with oxygen for respiration by divers in sea? मतलब आपने देखा होगा जो लोग डाइवर्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जाते हैं ना, और वहां पे जो भी वहां की लाइफ होती है, मतलब मरीन लाइफ होती है, उसकी वीडियो भी हम देखते हैं, लोग बनाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि वो जो मास्क लगा के जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा एक और कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, जिनॉन, अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। ठीक है, मतलब हीलियम गैस जो है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स इन सी। ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड? ट्राइगोनल पिरामिड, ऑक्टाहेड्रल, प्लेनर, या फिर टेट्राहेड्रल? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात हो रही है, मींस SF6 की बात हो रही है कि इसका क्या शेप होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस ये ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। Which gas is used as a laughing gas? Very important question. More than 3 to 4 times asked in BPSC alone, and more than 5 to 6 times asked in other civil services exam. Okay, and your options are nitrous oxide, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetraoxide. तो दोस्तों ये जो लाफिंग गैस होती है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने लाफिंग गैस के बारे में देखा था, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजर गैस के बारे में। आई नो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों के लिए काफी स्ट्रेंज ही फील कर रहा होगा, ये क्वेश्चन भी स्ट्रेंजर की तरह होगा ना, स्ट्रेंजर गैस से रिलेटेड। बट कोई बात नहीं, इस स्ट्रेंजर गैस को अब हम अपना मानते हैं, अब हम इसके बारे में भी जान लेंगे। तो ये जो है अब ये कोई स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। चलिए जोक्स अपार्ट, आपके ऑप्शंस हैं आर्गन, नियॉन, जिनॉन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनॉन। ठीक है, इसको हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस? ओहो, किससे आंसू आ जाते, कौन सी गैस से? आपके ऑप्शंस हैं H2, SO2, NH3, या फिर Cl2, मीन्स हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, या फिर क्लोरीन। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ। मेरे ख्याल से बहुत लोगों का तो कमेंट बॉक्स उनका ब्रेन ही होता है ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर जो है हम अपने दिमाग में ही रखते हैं कि यही होगा आंसर। तो इसका सही आंसर है अमोनिया, मीन्स NH3। NH3 को हम टीयर गैस कहते हैं। ओके, ये जो गैस क्वेश्चंस आए हैं ना कि टीयर गैस किसको कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा।
goldsmiths use aqua regia, which is prepared by mixing nitric acid and sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid, sulfuric acid and hydrochloric acid, citric acid and benzoic acid। और आपका टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकेंड का अब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मींस एक्वा रेजिया किससे प्रिपेयर किया जाता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके। ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मिक्स करके हम क्या पाते हैं? एक्वा रेजिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री? बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री की बात हो रही है। H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हम बेसिक केमिकल कहते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, रंग दे बसंती मूवी का है। देखो अभी मुझे याद है क्योंकि जब मैं ये गाना सुनती थी ना तो उसमें ये लाइन थी H2SO4, मतलब लिरिक्स में है। मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको पढ़ाऊं और लिरिक्स याद करूं, लेकिन इस गाने में H2SO4 की बात हुई है। ठीक है, रंग दे बसंती का है, आप सुन लेना, कभी सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे बेसिक केमिकल है ये तो H2SO4। Which of the following is present in maximum quantity in acid rain? HCl, HNO3, H2SO4 या फिर H2CO3 या फिर लास्ट none of the above, more than one of the above। तो एसिड रेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन में कौन से जो मतलब कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, H2SO4। ये मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है एसिड रेन में। ये जो पाठशाला वाली लिरिक्स में ये H2SO4 है ना, जो बेसिक केमिकल है, वो एसिड रेन में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, एन aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature because the salt undergoes dialysis, electrolysis, hydrolysis, photolysis। aqueous solution of copper sulfate एसिडिक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट द सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नन ऑफ दिस, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बेसिकली क्या पूछा जा रहा है? केमिकल फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। ये है इसका केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, strong acid and strong base, weak acid and strong base, strong acid and weak base। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हम नमक खाते हैं ना टेबल सॉल्ट, उसी को हम कहते हैं, वो किसका प्रोडक्ट होता है? तो वो प्रोडक्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, सी जो Na है मतलब सोडियम जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव। ठीक है, व्हाट इज अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर? इट इज मोर soluble in water, it is powder of light yellow color, it is an oxidant, it releases chlorine after reaction with dilute acid। और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीन्स इट इज मोर soluble in water।
मतलब ये जो है मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। मतलब इसका करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था ना, अनट्रू, मतलब कि ये गलत बात है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उसके अलावा जो भी बातें बोली गई हैं कि इट इज अ पाउडर ऑफ लाइट येलो कलर, मीन्स ये लाइट येलो कलर का होता है, ये ट्रू है। इट इज एन ऑक्सीडेंट, ये भी ट्रू है। इट रिलीजेस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये भी सही है। तो अगर इन तीनों में से ये आ जाए कि विच इज ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर, तो तीनों अगर ऑप्शन है तो आपको तीनों मार्क करने हैं, या फिर कोई सा भी ऑप्शन आ जाए आपको वो सही मार्क करना है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। बस एक गलत है, वो है ऑप्शन ए कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर। नहीं, इट इज नॉट मोर सोल्यूबल इन वाटर होगा। ठीक है। Which is the fundamental element of all organic compounds? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रिमस्टोन। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है ना सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो होता है कार्बन। मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स? जो भी लोग स्मोकिंग करते होंगे उनको तो और पता होना चाहिए कि ये लाइटर में कौन सी गैस यूज की जाती है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, या फिर ऑप्शन डी रेडन। तो चलिए आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ब्यूटेन गैस है ना उसको हम सिगरेट के लाइटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, या फिर क्लोरोफिल। तो शुगर का अगर फर्मेंटेशन होता है ना दोस्तों, तो उससे हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल। क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसिटेट, प्रोपीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी 5 सेकंड स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। नेचुरल रबर की बात हो रही है जो कि एक पॉलीमर होता है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए सोचिए, घबराइए नहीं, सोचिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो एक नेचुरल रबर है। ठीक है। इसका मतलब कि आइसोप्रीन के जो पॉलीमर होते हैं ना उसको नेचुरल रबर कहते हैं। ठीक है। पॉलीमर को जब हम मोनोमर्स को ऐड करते हैं तो पॉलीमर्स मिलते हैं। ये आपको ऐसे मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है कि व्हाट आर मोनोमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स, बट पता होना चाहिए कि जब एक चेन जो मोनोमर की होती है उसको हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट पॉलीमर। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि जो नेचुरल रबर है इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन को ऐड करते जाओ और लास्ट में हमें क्या मिलेगा एज पॉलीमर? नेचुरल रबर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following metals is liquid at ordinary condition? lead, nickel, mercury, tin। तो इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्कुरी। ठीक है। ये ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, मर्कुरी। ठीक है। There is no reaction when the steam passes over aluminium, copper, carbon, iron। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ कि 5 सेकंड आप तुरंत करो, वरना ना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। जो क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं उनको तो अच्छा लग रहा होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको लगेगा कि जल्दी से टाइम बीत जाए। तो जल्दी से तो टाइम नहीं बिताना है, लेकिन हाँ बोर भी नहीं करना है लोगों को। तो थोड़ा मतलब हैपनिंग बनी रहे क्लास, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर। ठीक है। जब स्टीम को हम कॉपर के ऊपर से पास करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? हाईएस्ट
सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट मोस्ट लाइक दैट। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है? डायमंड, सिल्वर, ग्रेफाइट या फिर वुड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा, 5 सेकंड दे रही हूं। यहां पे वुड का भी मैं लिख दे रही हूं हिंदी, लकड़ी, सॉरी, जो यहाँ पे लिखा गया है ना गलती से, चांदी जैसा के ऊपर लकड़ी, वो यहां होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैंगनीज। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। आई होप आप लोग आंसर कर रहे होंगे। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि उससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे खुद को भी अच्छा लगेगा कि यार मैं पढ़ा रही हूं तो लोग पढ़ तो रहे हैं ना, आंसर तो दे रहे हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो वाटर से भी हल्का होता है, इट्स लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, alloy of which metal is used to make airplane and parts of the compartment of the train? और आपके ऑप्शंस हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जरा सोचिए कहाँ होगा, अगर आपने मतलब कि जहाज में, हवाई जहाज में ट्रेवल किया होगा या फिर ट्रेन में ट्रेवल किया होगा या सिर्फ ट्रेन में ही ट्रेवल किया होगा, तो भी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग ऑफ मेटल पीसेस इज एन एलॉय ऑफ। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो सोल्डर होता है वो किसका एलॉय होता है इन शॉर्ट। तो ये ऑप्शन है आपके, टिन एंड लेड, टिन एंड कॉपर, टिन जिंक एंड कॉपर, टिन लेड एंड जिंक। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी सोचिए, कुछ भी आ रहा हो दिमाग में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आंसर आ ही रहा हो, हर किसी को नहीं आता है। अरे नहीं भी आ रहा होगा, आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड दोनों का एलॉय होता है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, निकल एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, आयरन एंड निकल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और आंसर बताओ। किसी किसी का तो ब्रेन जो है ना वही कमेंट बॉक्स है, मैंने बताया ना, उसी में हम सोच के बैठ जाते हैं यही आंसर सही है, मार्क कर देते हैं। और किसी किसी का नहीं, मैक्सिमम लोगों का है, मैक्सिमम 99.9%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। To make steel hard requires the increase in quantity of carbon, quantity of manganese, quantity of silicon या फिर quantity of chromium। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें बात की जा रही है कि स्टील को हार्ड बनाने के लिए किस चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब किसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मींस कार्बन की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर स्टील को और हार्ड बनाना है तो। ठीक है, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें बात बोली जा रही है कि अगर आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाना है तो कौन सा मेटल है उसको यूज किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो है उसको यूज करने पे जो आयरन है वो स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करता है। ठीक, कोई रस्टिंग नहीं होती, कोई जंग नहीं लगता है। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन
इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम या फिर अनसर्टेन। चलिए देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना जो वन वर्ड वाले हो रहे हैं उसमें 5 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, 2 सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मीन्स जब रस्टिंग होती है, जब जंग लग जाती है लोहे पे, तो जो लोहे का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, जिस तरह आपको पता है डायमंड हार्डेस्ट मेटल हो गया, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की लेयर होती है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे लेयर होती है ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी कार्बन की होगी। कोयला या फिर कोल, ये भी कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, तो इन तीनों में ही कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ग्राफीन इज an alloy of carbon, nanostructure of carbon, isotope of carbon या फिर none of the above। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, बोलूं मैं? चलो 1 सेकेंड और दे देती हूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्राफीन इज व्हाट? इट इज द नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन्स? और आपके ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट या फिर सिलिकॉन ऑयल। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स ग्रेफाइट। ठीक हो, ग्रेफाइट को यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीन्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ड्राई आइस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राई आइस जो है आजकल हमेशा न्यूज में रहता है। तो इसके ऑप्शंस है सॉलिड वाटर, माउंटेन आइस, सॉलिड CO2 या फिर सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब फॉर 5 सेकेंड। दोस्तों जो ये ड्राई आइस है ना, ये आपको पता होगा कि इस टाइम एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोग साइन करते हैं, कितने एग्रीमेंट साइन करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई आइस जो न्यूज़ में आती है वो है क्या। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। What is the bond order of CO group? Option A 1, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.5 या फिर ऑप्शन डी 3। चलिए दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात की जा रही है CO ग्रुप की, कार्बन, ऑक्सीजन, इसके बॉन्ड ऑर्डर की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। ठीक है, देखिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अगर वो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस याद करके जाएंगे तो उनको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर CO ग्रुप के बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो वो होते हैं 3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट X has 4 electrons in its outermost orbit. What will be the formula of its compounds with hydrogen? और आपके ऑप्शंस हैं X4H, X4H4, XH3 या फिर XH4। तो चलिए मैं आपको इसमें 10 सेकंड्स देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है, प्लस इसके ऑप्शंस जो हैं वैसे तो कंफ्यूजन वाले नहीं है, बट स्टिल ऑप्शंस भी थोड़े टिपिकल हो जा रहे हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विथ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं विथ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को N से, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है।
और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, XH4। ठीक है, XH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऐश, सॉइल, वाटर। और आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं, डेट मीन्स कि वो एयर में रिएक्ट कर रहा है, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ना, तो वो प्रोड्यूस करते हैं वाटर को, H2O। H2O क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। वहीं पे अगर ये D2O हम पढ़ें कहीं, तो ये होता है हार्ड वाटर का केमिकल फॉर्मूला। किसका, हार्ड वाटर का। और H2O होता है नॉर्मल वाटर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये थे हमारे अभी तक की केमिस्ट्री के पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि हमने बीपीएससी और घटना चक्र से जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस है दूसरे सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, मतलब दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सबको हमने एक साथ कवर किया है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री की वो बहुत ही अच्छे से हो सके, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो सके, ताकि जब आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिले तो आपको डर न लगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करके जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में। या तो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, या फिर हम इतना पढ़ लिए होते हैं ना प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने पे, कि हमें ऑटोमेटिकली उसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री सबके क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं। और अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको पता है कि हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस का कितना ज्यादा वेटेज होता है बीपीएससी में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए, बस ये जो 3-4 मेरी वीडियोस है ना, उसको लास्ट मोमेंट पे या तो सुन लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। उससे आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो, थैंक यू सो मच।